गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम अपना 5th चैप्टर जो है उसे स्टार्ट करेंगे अपनी बुक में से। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ये आपके दिया हुआ है। मैंने आपको जब सांख्यिकी की अवस्थाएं बताई थी बच्चों, तब मैंने 5 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था जो सांख्यिकी की थी वो आपकी आंकड़ों का संग्रहण थी, कलेक्शन ऑफ डेटा कहा था मैंने। दूसरे नंबर पर आपकी अवस्था मैंने वर्गीकरण कही थी, जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटास कहा जाता है। तीसरे नंबर की अवस्था मैंने बोला था प्रस्तुतिकरण होती है, जिसे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटास के नाम से जाना जाता है। चौथी अवस्था विश्लेषण होती है, जिसे एनालिसिस ऑफ डेटा कहा जाता है। और पांचवी अवस्था आपकी निर्वचन की होती है, जो आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटास के नाम से जानी जाती है। बच्चों, कलेक्शन ऑफ डेटास वाला चैप्टर जो आपके है वो सेकंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर को मैंने आपको पढ़ा दिया है। अभी मैं आपको थर्ड और फोर्थ चैप्टर नहीं पढ़ा रही हूँ। ये जो दो अवस्थाएं हैं, वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण की, ये अवस्थाएं ये चैप्टर में आपके को नहीं पढ़ा रही हूँ, बल्कि ये जो 5th चैप्टर है, मेरे 5th चैप्टर को मेरे द्वारा पढ़ाया या स्टार्ट किया जा रहा है। इस चैप्टर को विश्लेषण की अवस्था के अंतर्गत हम रखेंगे। विश्लेषण की अवस्था जो होती है बच्चों, ये जो आंकड़े संग्रहित होते हैं, जिन्हें हम वर्गीकृत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जब गणितीय माध्यम से इसका हम विश्लेषण करते हैं, मतलब सूत्रों की सहायता से जब हम अपने संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, तो वो आपकी विश्लेषण की अवस्था कहलाती है। इसके अंतर्गत बहुत सारी गणितीय विधियां आती हैं। जैसे 5th चैप्टर में आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आएंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसे सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल मतलब केंद्र में। एक कागज लिया आपने, उसको 2 बराबर भागों में मोड़ा, तो दोनों भागों को बराबर से काट दोगे, फाड़ दोगे, तो वो क्या हो गया? 2 भागों में डिवाइड हो गया। जैसे मेरे द्वारा एक लाइन खींची गई, ये लाइन दिखाई दे रही है बच्चों, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया मैंने। ये क्या है? इसका केंद्र हो गया। हाफ इसके ऊपर है और हाफ इसके नीचे है। इस बिंदु के हाफ ऊपर है और एक हाफ नीचे है। मेरे द्वारा ये त्रिज्या लेकर एक सर्किल का निर्माण किया गया। एक सर्किल का निर्माण किया गया। ये क्या है? इसका केंद्र बिंदु यही कहलाएगा आपके। इसी तरह से केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं, इन्हें औसत माप भी कह सकते हैं, मतलब एवरेज वैल्यू भी कह सकते हैं। हमारे पास क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट हैं। 10 स्टूडेंट में से 10 में से टेस्ट लिया मैंने, 10 नंबर का टेस्ट लिया। किसी के 5 आए, किसी के 9 आए, किसी के 10 आए, किसी के 4 आए, किसी के 2 आए, किसी के 8 आए, किसी के 7 आए, किसी के 6 आए, 4 आए, जो भी नंबर आए सबका मेरे द्वारा टोटल कर लिया गया और 10 का भाग दे दिया जाए, तो जो प्राप्त होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, उसे क्या कहेंगे? औसत माप कहेंगे। एवरेज वैल्यू या एवरेज अंक कहा जाएगा। ये जो एवरेज या औसत होता है बच्चों, इसे ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर माध्य, जिसे x अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, जिसे x बार से शॉर्ट में डिनोट किया जाता है। दूसरा हमारा मध्य का या मध्यिका, जिसे मीडियन भी कहते हैं, इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, और इसको डिनोट जो किया जाता है वो m की सहायता से किया जाता है। और तीसरे नंबर पर होता है बहुलक, इसका एक और नाम होता है भूयिष्ठ, इसे z के द्वारा डिनोट किया जाता है। ये तीनों x बार, m और z बच्चों आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है।
और 10th क्लास में इससे संबंधित आपने जितने भी सूत्र वगैरह थे डिटेल में पढ़े थे। अब हम उसका इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। चलो अपनी किताबें निकाल लेते हैं और किताब से थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। पेज नंबर 57 निकाल लीजिए अपनी बुक में से और वहाँ पर आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दिए हुए हैं। बच्चों जल्दी करो, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अपनी प्रस्तावना को। पिछले अध्याय में आप आंकड़ों के सारणीबद्ध एवं आलेखी प्रस्तुतिकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। बच्चों ये मैंने पढ़ाया नहीं है चैप्टर, आपको बाद में पढ़ाऊंगी। इस अध्याय में आप केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आंकड़ों को संक्षिप्त रूप से व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की यदि डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में अध्ययन करने पर पता लगता है कि आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि, संख्यात्मक मतलब गणितीय विधि है। दैनिक जीवन में आप आंकड़ों के विशाल समुच्चय के संक्षेपण के उदाहरण देख सकते हैं, जैसे किसी कक्षा में छात्र द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त किए गए औसत अंक, एवरेज मार्क्स, क्षेत्र विशेष की औसत वर्षा, जैसे 7 दिन लिए, 7 दिनों की वर्षा को हमने टोटल करा और 7 का भाग देकर औसत वर्षा निकाल ली। किसी कारखाने में औसत उत्पादन, किसी फर्म में काम करने वाले या किसी स्थान विशेष में रहने वाले लोगों की औसत आय आदि। बेजू एक किसान है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दे रखा है। बिहार के बक्सर जिले के बालापुर गांव में अपने खेत में खाद्यान्न का उत्पादन करता है। उस गांव में 50 छोटे कृषक हैं। बेजू के पास 1 एकड़ भूमि है। बच्चों आपको ये बता दूं मैं, सीमांत भूमि 1 एकड़ या उससे कम की भूमि को कहते हैं और बेजू भी 1 एकड़ भूमि का मालिक है, तो इसका मतलब वो भी सीमांत कृषक की श्रेणी में ही आता है। आप बालापुर के किसानों की आर्थिक स्थिति जानने में रुचि रखते हैं। आप बालापुर गांव में बेजू की आर्थिक स्थिति की तुलना करना चाहते हैं। इसके लिए आपको बालापुर गांव के दूसरे किसानों की जोतों के आकार के साथ बेजू की जोत के आकार का तुलनात्मक मूल्यांकन करना होगा। जैसे इसकी 1 एकड़ भूमि है तो किसी की 80 बीघा जो भी है, मतलब उनकी माप की, उन सब का पता करना पड़ेगा। ये जानना चाहेंगे क्या बेजू की भूमि सामान्य अर्थ में औसत से ऊपर है, नीचे दिए गए माध्य के आधार पर। आधे किसानों की जोतों के आकार से अधिक है, ये मध्यका के आधार से हमें पता लग जाएगा, और अधिकतर किसानों की जोत से अधिक है, ये हमें बहुलक की सहायता से पता लग जाएगा। बेजू की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के लिए आपको बालापुर गांव के सभी किसानों की जोतों के आंकड़े चाहिएंगे और उनके संपूर्ण समुच्चय का संक्षेपण करना होगा। इसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप द्वारा किया जाता है, जो आंकड़ों का सर्वेक्षण किसी एकल मान में इस प्रकार करता है कि यह एकल मान संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रतिनिधित्व या विशिष्ट मान के रूप में आंकड़ों के संक्षेपण का एक यह तरीका है। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसत के सांख्यिकीय माप हैं। 3 सर्वाधिक प्रचलित औसत निम्नलिखित है: समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 अन्य प्रकार के औसत और भी होते हैं, जिन्हें ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य भी कहते हैं, लेकिन ये दोनों हमारे 11th के स्टैंडर्ड में नहीं आते हैं। आगे की कक्षाओं में जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं इकोनॉमिक्स में, तब आपको ये सब भी पढ़ना पड़ेगा, जो विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं, लेकिन वर्तमान परिचर्चा उपयुक्त 3 प्रकार के औसतों तक ही सीमित रहती है। बच्चों में आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की परिभाषा, इसके अलावा केंद्रीय अच्छे औसत की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये 2-3 चीज़ों के क्वेश्चन बनाकर उसके नोट्स PDF में भेज दूंगी। आज के लिए इतना ही। कल हमारा जो लेक्चर बनेगा वो हमारा समांतर माध्य पर बनेगा, जिसे हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। बुक में जितना हमारा दे रखा है उससे अधिक का हमारे द्वारा अध्ययन किया जाएगा, इसलिए यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पर्सनल मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू बच्चों।